सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्वतंत्रता को। और ये जो लेक्चर है डिजाइन किया गया है 11th क्लास के लिए, एज वेल एज अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको ये जो है चैप्टर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम यूट्यूब पर रिलीज कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हैं इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर ये डाटा आप तक पहुंचा है किसी पीडीएफ फॉर्म में तो यहाँ पर नीचे जो लिंक आपको दिया गया है वहां पर सिंपली टैप करके आप इसे यूट्यूब पर डायरेक्टली भी देख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए ये डेटा जिससे हम पढ़ाते हैं या कोई और भी एजुकेशनल डेटा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो प्लीज फॉलो करें मेरे टेलीग्राम चैनल को। चैनल का जो नेम है तेजस एजुकेशन पॉइंट, वो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। यहाँ पर आपको मिलेगा हर तरीके का डाउन लेवल डेटा, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म है या कोई डॉक है या कोई गूगल फॉर्म है या फिर है वो यूट्यूब का लिंक। तो इस तरह के सभी डेटा को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से मेरा मतलब है टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने अपने पिछले लेक्चर में इस चैप्टर से किन किन पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। तो हमने इन 7 पॉइंट्स को अपनी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, जिसमें हमने स्वतंत्रता के अर्थ को देखा, लिबर्टी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस है उसकी भी हमने चर्चा करी। स्वतंत्रता के लिए जो डेफिनेशंस हैं, जो परिभाषाएं हैं, उनकी भी चर्चा हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। स्वतंत्रता के जो आदर्श है, प्रतिबंधों के स्रोत और हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये सभी पॉइंट जो है वो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उसे नहीं देखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो को यही पुश करें, उससे पहले के लेक्चर को जरूर देख लें, तभी आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए एक बार क्विकली देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे स्वतंत्रता के प्रकारों से, जहां पर हम 4 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकारों की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक अधिकारों की, उसके बाद व्यक्तिगत, राजनीतिक और अंत में करेंगे आर्थिक अधिकारों की चर्चा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्र समाज। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद हम स्वतंत्रता की विभिन्न धारणाओं की चर्चा करेंगे, जिसमें हम उदारवादी और मार्क्सवादी दोनों प्रकार की धारणाओं की चर्चा करेंगे। और ये जो पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हानि सिद्धांत है उसकी चर्चा हम करेंगे, जिसमें हम स्व संबंध और पर संबंध की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता के विभिन्न आयामों की, जिसमें हम नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में विशेष रूप से जो अंतर है उसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप 11th क्लास में हैं तो ये जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर आपके जो क्वेश्चंस है वो यहीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लेक्चर का मूव करेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर, और हम अपने लेक्चर का एंड करेंगे स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं उस पर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं स्वतंत्रता के प्रकारों की हल्की फुल्की चर्चा से। तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, स्वतंत्रता के प्रकारों में हम 4 प्रकार की जो स्वतंत्रता है उसकी चर्चा करेंगे, जहां पर सबसे पहली स्वतंत्रता है प्राकृतिक स्वतंत्रता। तो देखिए जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्राकृतिक स्वतंत्रता से अभिप्राय उस स्वतंत्रता से है जो कि हमें कहाँ से मिली है, प्रकृति से डायरेक्ट मिली है। और इसे हम नकारात्मक, ध्यान रखेंगे, इसे हम नकारात्मक की श्रेणी में भी रखकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है वो क्या है, व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करने का पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि जो वो चाहे वो कर सकता है
और इसमें मानव के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो रही, यानी कि जो भी आप करना चाह रहे हो उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है और आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता जो है वो है हमारी आर्थिक स्वतंत्रता। और आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पर क्या है कि कोई भी लाभकारी पद पाने या कारोबार करने का आपको अधिकार है, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, कोई सरकार आपके ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर रही, तो हम उसे क्या कहेंगे, आर्थिक स्वतंत्रता कहेंगे। दूसरे पॉइंट के रूप में है कि अभाव से मुक्ति का अधिकार, यानी कि आपके ऊपर किसी प्रकार का अभाव नहीं है, तो उसे भी हम आर्थिक स्वतंत्रता की श्रेणी में रख सकते हैं। और तीसरा है वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण करने का अधिकार। तो ये जो अधिकार है ये भी हमारा किसके अंतर्गत आता है, आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यानी कि आप किसी भी वस्तु को बना सकते हैं, उसका उत्पादन कर सकते हैं और उसका वितरण कर कर उससे जो लाभ प्राप्त होगा उसे हम किस श्रेणी में रख सकते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता की श्रेणी में रख सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो हमारे स्वतंत्रता के प्रकारों में है वह है राजनीतिक स्वतंत्रता। और राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत किन पॉइंट्स को देख सकते हैं कि राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार, मतदान का अधिकार अगर आपको प्राप्त है तो वो किसकी श्रेणी में है, वो है राजनीतिक स्वतंत्रता की श्रेणी में। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अगर आपको अधिकार प्राप्त है तो उसे हम किस श्रेणी में रखेंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होता है, अनिवार्य शर्तें होती हैं। क्या होती हैं, अनिवार्य शर्तें होती हैं, और अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तभी आपको ये अधिकार मिल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई 8 वर्ष का बालक है और वो क्या कह रहा है कि भाई मुझे तो चुनाव में खड़ा होना है, तो क्या वो चुनाव में खड़ा हो सकता है, तो वो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि शर्त ये है कि एक निश्चित आयु पूरी करने के बाद ही आप क्या है, चुनाव लड़ने या मतदान करने का आपको अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि शासन की नीतियों का कार्य का समर्थन और विरोध करने का जो अधिकार है वो भी आपका किस श्रेणी में आता है, वो भी आपका राजनीतिक स्वतंत्रता की श्रेणी में आता है। और इस तरीके की जो स्वतंत्रताएं हैं ये मोस्टली आपको लोकतांत्रिक देशों में ही देखने को मिलेगी, यानी कि वो देश जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के द्वारा जो है वो शासन किया जाता है, वहीं पर आप क्या है, सरकार का समर्थन और विरोध कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको राजनीतिक स्वतंत्रता भी क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर हमारा लास्ट जो स्वतंत्रता है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता है, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको इसकी स्वतंत्रता है तो वो किसके अंतर्गत आएगी, वो आएगी आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत। आगे हम देख सकते हैं इसी हेडर के अंदर की जीवन की सुरक्षा, आपको पूरा जीवन जीने का अधिकार है, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं है, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत अधिकार कहेंगे। और लास्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं विचार, अभिव्यक्ति तथा अपनी आस्था की स्वतंत्रता है, यानी कि आप किस देवी देवता की पूजा करते हैं इसमें आपको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आ रही है, आप अपने विचारों को सभी के सामने क्या कर पा रहे हैं, प्रकट कर पा रहे हैं, तो इसे हम किस में रखेंगे, व्यक्तिगत अधिकारों की श्रेणी में रखेंगे। तो आई होप अब आपको ये चारों स्वतंत्रताएं जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए एक बार इन सबको एक साथ देख लेते हैं कि क्या क्या स्वतंत्रताएं जो हैं वो इनके अंतर्गत आती है। तो देखिए आपके डिस्प्ले पर चारों स्वतंत्रताएं जो हैं वो आपके सामने हैं। और अब बात आती है कि यहाँ पर किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चन आएंगे या तो वो 1 मार्क्स के होंगे या 2 मार्क्स के होंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएगा। या फिर आपके होंगे ये एमसीक्यू फॉर्मेशन में। अगर मान लेते हैं 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है तो वो आपसे क्या पूछेगा कि प्राकृतिक, व्यक्तिगत, राजनीतिक या आर्थिक स्वतंत्रता की किसी एक प्रकार की बात पूछ लेगा। क्या पूछेगा, किसी एक प्रकार की चर्चा करें। अगला पॉइंट यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन जो आएगा वो आपसे पूछ लेगा कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का कोई एक उदाहरण दें। क्या दें, कोई एक उदाहरण दे। तो आप इनमें से
कोई भी एक पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई उदाहरण दे या राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई उदाहरण दे, या फिर आपसे सवाल पूछ रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता का कोई एक उदाहरण दे, तो आप इनमें से कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हैं। और अगर एमसीक्यू फॉर्मेशन में आएगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा, इनके अलावा कोई एक और ऑप्शन होगा, और वो ऑप्शन जो होगा उसका संबंध जो है वो आर्थिक अधिकार से या राजनीतिक अधिकार से नहीं होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा आर्थिक अधिकार नहीं है, निम्न में से कौन सा आर्थिक अधिकार नहीं है। तो आपको यहाँ पर ये तीनों पॉइंट अगर पता है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो आई होप अब आपको ये चारों प्रकार की जो स्वतंत्रता है उनका अच्छे से ज्ञान हो चुका है, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन चारों को एक साथ एक ही जगह देख सके। और अब हम चलते हैं इसके साथ हमारे नेक्स्ट हेडर की तरफ, जो है स्वतंत्र समाज। तो चलिए जानते हैं कि स्वतंत्र समाज किसे कहा गया है। तो स्वतंत्र समाज वह समाज होता है जिसमें व्यक्ति अपने संवर्धन यानी कि अपने विकास के लिए, देखिए संवर्धन का मतलब यहाँ पर क्या है, अपने विकास की न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने का सामर्थ्य हो, यानी कि उसके ऊपर क्या हो, कम से कम क्या हो, हस्तक्षेप हो। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको, कम से कम क्या हो, हस्तक्षेप हो। और उसके साथ अगर व्यक्ति को अपना विकास करने, अपना संवर्धन करने का अधिकार है, तो ऐसे समाज को हम क्या कह सकते हैं, ऐसे समाज को हम कह सकते हैं स्वतंत्र समाज। स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र समाज का बहुमूल्य माना जाता है, यानी कि जिन देशों में स्वतंत्रता दी जाती है वो देश मुख्यतः कौन से समाज होते हैं, वह होते हैं स्वतंत्र समाज। क्योंकि इसमें हम निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं, यानी कि ह्यूमन जो है वो एक विवेकी प्राणी है, मानव जो है वो एक विवेकशील प्राणी है, वो अपना अच्छा भला बुरा सब समझ सकता है, और इसीलिए उसे क्या प्रदान किया जाता है, निर्णय लेने का जो अधिकार है, निर्णय लेने की जो शक्ति है वो प्राप्त की जाती है। और ऐसा केवल उन्हीं समाजों में हो सकता है जो कि स्वतंत्र समाजों की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार जो है लोगों की स्वतंत्रता को संतुलन एवं रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम माना गया। देखिए जो स्वतंत्रताएं हमें दी जाती हैं वो कहाँ मिल सकती हैं, वह केवल लोकतांत्रिक सरकारों में ही मिल सकती हैं। और लोकतांत्रिक सरकारें क्या करती हैं, उनका संतुलन करती हैं और साथ ही साथ उसकी रक्षा करती है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति, या हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक नागरिक जो है उसका क्या कर सके, इंजॉय कर सके, उसको अच्छे से उपयोग कर सके। तो आई होप अब आप स्वतंत्र समाज के बारे में भी अच्छे से जान चुके होंगे। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है वो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि आपके लिए जो है वो क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, स्वतंत्र समाज से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्र समाज से आप क्या समझते हैं। और इस तरीके का जो क्वेश्चन है मोस्टली 2 मार्क्स में आपके लिए आता है, तो आपको इसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। तो आप इन दोनों पॉइंट को इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के विभिन्न धारणाओं की। और उसमें सबसे पहली जो धारणा है वो क्या है, उदारवादी धारणा है। और ये जो क्वेश्चन है ये 11वीं के बच्चों के लिए तो जरूरी है ही है, बाकी जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम क्या देख सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम हस्तक्षेप का पक्ष लिया। देखिए यहाँ पर क्या है, फ्री ट्रेड होगा, फ्री मार्केट होगी। उदारवादी धारणा क्या कहती है कि वह राज्य सबसे अच्छा होता है जो कि कम से कम हस्तक्षेप करता है। तो पहली शर्त यहाँ पर क्या हो गई, किसी भी स्वतंत्रता की अगर हम धारणा की बात कर रहे हैं, उसमें उदारवादी धारणा की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा कि जो मुक्त बाजार है, और दूसरा क्या है, राज्य जो है वो कम से कम क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा। क्योंकि अगर राज्य हस्तक्षेप करेगा तो नागरिक जो है वो अपना विकास नहीं कर सकते। तो ये जो 2 शर्तें हैं ये उदारवादी कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान समय की, तो हालांकि अब की बात की जाए, लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो उदारवादी जो धारणा है वो कल्याणकारी राज्य की भूमिका को भी स्वीकार करते हैं। यानी कि पहले जो है वो इसको स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन वर्तमान समय में इसमें भी बदलाव हुआ है, क्योंकि हर सिद्धांत में समय के साथ परिवर्तन होना अनिवार्य होता है। तो अब यहाँ पर राज्य भी जो है वो कल्याणकारी राज्य की भूमिका
भूमिका को अदा कर रहा है और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है। यानी कि समाज में जो सामाजिक असमानताएं फैली हुई हैं या आर्थिक असमानताएं फैली हुई है, उसको किस प्रकार हम कम कर सकते हैं, यह मानना किसका है? स्वतंत्रता की उदारवादी धारणाओं का है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि सकारात्मक उदारवादी। अब देखिए यहाँ पर कुछ थिंकर्स के नाम भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो विचारक हैं, जिनमें सबसे पहला है हॉब्स, दूसरा है लॉक और तीसरा है लास्की। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता की उदारवादी धारणा के किन्हीं दो विचारकों के नाम बताइए, तो आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है, हॉब्स, लॉक और लास्की। और ये कौन है? ये सकारात्मक उदारवादी हैं और इनका समर्थन करते हुए कहते हैं कि कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं? वो आपकी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करने के लिए नहीं बनाए जाते, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं, ताकि सभी नागरिक जो है वो स्वतंत्रता का अच्छे से एंजॉय कर सकें। सार्वजनिक हित में व्यक्तियों को सर्वोत्तम विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं। यानी कि ये क्या कहते हैं कि असली स्वतंत्रता कौन सी है? जिसमें आपके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सके, ताकि सभी लोग जो है वो स्वतंत्रता का समान रूप से इंजॉय कर सकें। इसकी चर्चा हम आगे और डिटेल में करेंगे। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। यानी कि इसको क्या है, इससे अधिक माना जाता है। क्या माना जाता है? कि जो स्वतंत्रता है वो समानता से अधिक है। वह आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की नजर से देखते हैं। देखिए, राजनीतिक सत्ता अगर सही हाथों में है तो उसका प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए होता है, लेकिन अगर वो सही हाथों में नहीं है तो उसका प्रयोग जो है वो नकारात्मक कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। इसीलिए उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जो है वो ज्यादा बल देते हैं। तो आई होप अब आप स्वतंत्रता की उदारवादी धारणा को अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही है कि स्वतंत्रता की उदारवादी धारणा की चर्चा करें। देखिए, पहला क्वेश्चन तो क्या बन गया कि भाई इसकी चर्चा करें। तो आप इसके अंदर ये जो दो पॉइंट है, जो इसके फैक्ट्स हैं, इनको जरूर लिखेंगे। मुक्त बाजार और न्यूनतम राज्य के हस्तक्षेप की बात की जाती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विचारकों के बारे में बताए। तो यहाँ पर देखिए तीन विचारक जो हैं जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं स्वतंत्रता की दूसरी अवधारणा की तरफ, जिसका संबंध कार्ल मार्क्स से है और इसीलिए इसे मार्क्सवादी धारणा के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे जैसे आप अपनी क्लासेस में ऊपर जाएंगे, आप बीए में जाएंगे, आप एमए में जाएंगे, तो आप जो है वो कार्ल मार्क्स के बारे में डिटेल में जरूर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम केवल उन्हीं फैक्ट्स की चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपको इसकी डिटेल चर्चा देखनी है, समझनी है, या आप अपने ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कार्ल मार्क्स का सीरीज का एक पूरा फोल्डर है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम पहले पॉइंट के रूप में देखेंगे मार्क्सवादी समाजवादी सामाजिक जीवन के ढांचे में उपलब्ध आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स जो हैं वो क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स यहाँ पर बड़ी छोटी सी बात कहते हैं कि सभी स्वतंत्रताओं की अगर हम चर्चा करें, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है वह कौन सी है? वह है आर्थिक स्वतंत्रता। अगर व्यक्ति को यह प्राप्त है तो वो क्या कर सकता है? वो आगे अपने विकास को और तीव्र गति से कर सकता है। सेकंड पॉइंट के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वतंत्रता की जो मार्क्सवादी धारणा है वो क्या कहती है कि सभी लोगों के लिए इसके समान हितों की कामना करती है। यानी कि समाज में कोई भी वर्ग हो, चाहे वो अमीर वर्ग है या गरीब वर्ग है या किसी और प्रकार से शोषित वर्ग है, उन सबको समान हित दिलाने की बात जो है वो कौन सी धारणा करती है? वह मार्क्सवादी धारणा करती है। वर्गों के बोझ से दबे बुजुर्गा समाज में उसके निहितार्थ विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न होते हैं। तो देखिए, कार्ल मार्क्स ने एक बड़ी छोटी सी परिभाषा दी है कि किसी भी समाज की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी समाज में दो तरीके के लोग जो हैं वो निवास करते हैं। पहला जो है उसे उसने पूंजीपति वर्ग कहा है या कैपिटलिस्ट वर्ग कहा है, और दूसरा जो है उसे उसने श्रमिक वर्ग कहा है, या जिसे आप मजदूर वर्ग के नाम से भी जान सकते हैं। तो पूंजीपति जो है वो हमेशा क्या करता है? मजदूरों का शोषण करता है, श्रमिकों का शोषण करता है।
और इसीलिए यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, ये जो बुजुर्वा टर्म यूज किया है ये किसके लिए किया है, ये मजदूर वर्ग के लिए इन्होंने करा है कि जितने भी पूंजीपति वर्ग हैं उनके हित जो हैं वो डिफरेंट है और मजदूरों के जो हित हैं वो डिफरेंट है। इसलिए जब तक पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था नहीं आ जाती तब तक वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, सबसे पहला है पूंजीवादी व्यवस्था और दूसरा है समाजवादी व्यवस्था। तो समाजवादी व्यवस्था में क्या है कि सभी लोग बराबर हैं। क्या है, सभी लोग बराबर है और यहाँ पर संसाधनों का उचित आवंटन की बात की जाती है कि भाई जो संसाधन है हमारे उसको उचित रूप से सभी को प्राप्त हो। लेकिन पूंजीपति व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पर कंपटीशन होता है। कंपटीशन की वजह से जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होता जाता है और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जाता है। तो कार्ल मार्क्स ने इसीलिए सबसे पहले क्या कहा कि लोगों को कौन सी स्वतंत्रता होनी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो आई होप अब आप स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा को भी अच्छे से समझ गए होंगे और यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है वो आपका मैक्सिमम 2 मार्क्स का ही बनता है कि स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताएं। क्या बताएं, उदाहरण सहित बताएं। तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये मोस्टली आपके 2 मार्क्स में आएंगे, उससे ज्यादा आने की चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो आई होप अब आप मार्क्सवादी धारणा को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका हेडर है हानि का सिद्धांत या हानि सिद्धांत। और ये जो टॉपिक है बेटा ये 11वीं क्लास में जो है वो सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन है कि हानि सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो इसे आप डिटेल में जरूर समझें। यहाँ पर पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। यानी कि अगर आपकी स्वतंत्रता में चाहे वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है या सामूहिक स्वतंत्रता है उसमें अगर कोई हस्तक्षेप कर रहा है तो उसका लक्ष्य क्या है कि उसे अपनी आत्मरक्षा करनी है। इसे चलिए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है और उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वो दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाना चाहता है या उसका खून करना चाहता है। तो यहाँ पर आपकी तो स्वतंत्रता है, आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि भाई आप किसी का खून कर दें, लेकिन इसके ऊपर जो हस्तक्षेप लगाया जाएगा, जो सरकार के द्वारा या किसी शक्ति के द्वारा आपके ऊपर हस्तक्षेप लगाया जाएगा, उसका इकलौता कारण क्या होगा कि ये जो व्यक्ति है इसकी क्या हो सके, आत्मरक्षा हो सके। तो आई होप अब आप एग्जाम्पल के द्वारा इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सभ्य समाज की बात की जाए तो सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति का औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। यानी कि जहां पर जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि ये जो ए था ये इसको हानि पहुंचाना चाह रहा है, किसको, बी को। तो बी की जो स्वतंत्रता है वो भी अच्छे से इंजॉय कर सके, इसीलिए जो है उसके ऊपर क्या लगाएगा, औचित्यपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया जाएगा जिससे कि उसे उस हानि से बचाया जा सके। अगले पॉइंट के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जे एस मिल ने यहाँ एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, स्वसंबंध और पर संबंध। तो चलिए क्विकली चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जहां पर हम जे एस मिल द्वारा जो विभेद है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जे एस मिल जो है ये क्या है, एक विचारक है और उन्होंने एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा है जिसे हम स्वसंबंध और पर संबंध के नाम से जानते हैं। और आपके एग्जाम में यहाँ पर अंतर के रूप में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि स्वसंबंध और पर संबंध में क्या अंतर है, या फिर जे एस मिल के विचारों को यहाँ पर आपको स्पष्ट करने को कहा जा सकता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा कि जेएस मिल जो है वो अपने इस थ्योरी में क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य करता है तो उसके दो संबंध हो सकते हैं, स्वसंबंध। स्वसंबंध का मतलब क्या है, जिसका संबंध मुझसे है, किससे है, मुझसे है। और पर संबंध का मतलब है जिसका संबंध किसी दूसरे से है। क्लियर है बेटा ये बात कि स्व संबंध में हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसका संबंध केवल और केवल
मुझसे है, और पर संबंध का मतलब है जिसका संबंध दूसरे से। तो चलिए अब इसे एक बार पॉइंट के द्वारा देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए हम देख सकते हैं कि जिसका प्रभाव केवल कार्य करने वाले व्यक्तियों के ऊपर ही पड़ता है, इस तरीके के कार्य को क्या कहा जाता है? स्वसंबंध कहा जाता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि ऐसे कार्य जिसका प्रभाव अन्य बाहरी व्यक्तियों के ऊपर भी पड़ता है, उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? पर संबंध की कैटेगरी में रखेंगे। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है, और ऐसा वैसा म्यूजिक सुनने का मन नहीं कर रहा, आपका बहुत तेज लाउड म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं? एक तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई आपने एक हेडफोन लगाया, अपने कानों में एक हेडफोन लगाया, और आप बहुत लाउडली सुन रहे हैं, तो इसका संबंध किससे है? केवल आपसे है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि आपका जो पड़ोसी है, कौन है? आपका जो पड़ोसी है उसे कोई दिल की बीमारी है। क्या है? दिल की बीमारी है। और आप लाउड म्यूजिक चला रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स के द्वारा चला रहे हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि जो वो व्यक्ति है उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, इसके ऊपर उसका असर पड़ रहा है। तो ऐसे में राज्य क्या करेगा? आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देगा। क्या लगा देगा? आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देगा। और आप जो है वो ज्यादा तेज म्यूजिक नहीं बजा सकते, क्योंकि इससे आपके पड़ोसी, जो कि एक दिल का बीमार व्यक्ति है, एक मरीज व्यक्ति है, उसको इससे असर पड़ रहा है। और अगर आप अपने हेडफोन में इसको सुन रहे हैं तो इससे किसी को कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा स्व संबंध और पर संबंध में क्या अंतर है। अगले पॉइंट के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं, यदि उन कार्यों से दूसरे को कोई बड़ी हानि पहुंच रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। कैसा प्रतिबंध लगा सकता है? क्योंकि आपकी स्वतंत्रता की वजह से किसी दूसरे को हानि पहुंच रही है, और राज्य का किसी व्यक्ति के कार्यों एवं इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य किसी को हानि से बचाना होता है, ना कि उसकी स्वतंत्रता को कम करना। तो आई होप अब आप स्वतंत्रता पर जेएस मिल के विचार, जिसमें मुख्य रूप से स्व संबंध और पर संबंध की चर्चा की गई है, और ये मुख्य रूप से हानि सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है, इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट हेडर की तरफ, जिसका नाम है स्वतंत्रता के विभिन्न आयाम। और इन आयामों की बात करें तो स्वतंत्रता के मूल रूप से दो आयाम हैं, जिसे पहले नंबर पर हम देख सकते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता, और दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता की चर्चा की जाए तो नकारात्मक भाव में इसका यह अर्थ है कि जहां तक संभव हो प्रतिबंधों का अभाव हो, यानी कि आपके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या हो? कम से कम हो, क्योंकि प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करते हैं, इसलिए इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट हो और व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? नकारात्मक स्वतंत्रता कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं इसके विचारकों की, तो इसके जो समर्थक हैं उनका समर्थन किस किसने किया है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल और एफ ए हयाक जो है, इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सकारात्मक स्वतंत्रता की, तो सकारात्मक स्वतंत्रता को ही हम क्या कह सकते हैं? सच्ची स्वतंत्रता कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत नियमों और कानूनों की ऐसी व्यवस्था जिसमें मनुष्य अपना विकास कर सके। तो देखिए यहाँ पर अगर आप अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको दूसरों की स्वतंत्रता पर भी ध्यान देना होगा। इसका देखिए एक सबसे छोटा एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, तो रेड लाइट का एग्जाम्पल है। जहां पर एक तरफ का ट्रैफिक जब जाता है तो दूसरे तरफ के जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं। और जब इधर का ट्रैफिक जाता है तो इधर के लोग क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं। तो इससे क्या है? सभी लोग अपनी स्वतंत्रता को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, तो उसे प्रतिबंध जो है वो अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम दूसरों का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं? सार्वजनिक कल्याण नहीं कर सकते। और कोई भी राज्य जब सार्वजनिक कल्याण की बात करता है तो उसे प्रतिबंधों का लगाना अनिवार्य हो जाता है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि मानव समाज में रहता है, उसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए भी हमें क्या करनी चाहिए? उसके ऊपर
प्रतिबंध लगाने चाहिए। इसलिए इनका जीवन बंधनों द्वारा विनियमित होना चाहिए। और ये बंधन कैसे होंगे? ये तर्कयुक्त बंधन होंगे, जिसकी वजह से सभी लोग जो है वो एंजॉय कर सके। और अगर इसके समर्थकों की बात करें तो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में सबसे पहला नाम आता है टी.एच. ग्रीन का, और दूसरा है प्रोफेसर इज़ाइया बर्लिन। तो आई होप अब आप स्वतंत्रता के विभिन्न आयामों की भी चर्चा को अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ से आपका क्वेश्चन यही बनता है कि स्वतंत्रता के विभिन्न आयामों की चर्चा करें। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट करें। तो ये दो जो अंतर हैं, आप इसे बीच में लाइन बनाकर अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट हेडर की तरफ, जिसका संबंध है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय क्या होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मुद्दा है वो हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि बहुत छोटे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और अगर जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करें, जो कि एक विचारक भी हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक लिबर्टी में इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और वो सबल तर्क रखते हुए कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत या भ्रामक लग रहे हैं। तो अभिव्यक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी, विचारों को प्रकट करने की आजादी। तो हो सकता है कि आज जो आप विचार प्रस्तुत कर रहे हैं वो आज के समय से औचित्यपूर्ण ना हो, लेकिन भविष्य से हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिल है वो यही कहना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की जो है वो स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए वो 4 सबल तर्क देते हैं, जो कि आपके डिस्प्ले पर है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लें। तो आई होप अब आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे आज के लास्ट हेडर की तरफ, जो है स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय। तो सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है उसके द्वारा स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है उसके द्वारा भी हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कानून का शासन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रूल ऑफ लॉ। इसके द्वारा भी हम स्वतंत्रता की रक्षा को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो वो क्या करेगी? हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करेगी। फिफ्थ पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण के द्वारा भी हम स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। सिक्स्थ है शक्तिशाली विरोधी दल। तो देखिए किसी भी देश में जो अपोनेंट पार्टी होती है, जो विरोधी दल होते हैं, अगर वह शक्तिशाली है तो वह नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेवेंथ पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि अगर लोगों के पास आर्थिक समानता है तो वो क्या कर सकते हैं? अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। एट्थ पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं विशेषाधिकारों का ना होना। अगर हम किसी भी समाज में किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार दे रहे हैं तो वहां पर क्या होगी? असमानता बढ़ सकती है। इसीलिए अगर हमें स्वतंत्रता की रक्षा करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? विशेषाधिकारों को समाप्त करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि जो जागरूक जनमत है, जो जागरूक नागरिक हैं, वो स्वयं भी क्या कर सकते हैं? अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो आई होप अब स्वतंत्रता की रक्षा के जो उपाय हैं ये भी आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। और यहाँ से आपका क्वेश्चन यही बनता है कि स्वतंत्रता की रक्षा के कोई 4 उपाय बताएं। क्या बताएं? कोई 4 उपाय बताएं। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली आपका 4 मार्क्स में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आई होप अब आप इस स्वतंत्रता के चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इसी बुक के नेक्स्ट चैप्टर यानी कि समानता के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।